अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं कारगिल वॉर पर। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो पर हमें बहुत सारे सजेशंस भी आ रही थी। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बिकॉज ड्यू थोड़ा सा बिजी होने की वजह से। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं कारगिल वॉर पर और ये ऑपरेशन विजय और फैक्ट ऑफ कारगिल डॉक्यूमेंट्री अजय खान सर की वीडियो है। इससे पहले हमने 1971 पर वीडियो बनाई थी जो कि बांग्लादेश के लिए वॉर की थी इंडिया ने, और इसमें इंडिया जो है वो जीत गया था और काफ़ी उसके बारे में, रियलिटी के बारे में भी पता चला, फैक्ट्स के बारे में पता चला। तो आई होप कि ये वीडियो भी अच्छी होने वाली है। सो देखते हैं इस वीडियो को। हम पार्ट 2 में बनाएंगे इस वीडियो को। अभी हम पार्ट 1 बना रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी है तो उसको अंडरस्टैंड करने में और डिस्कशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और अगर अच्छी लगे तो हम इसके ऊपर पार्ट 2 बनाएंगे। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशंस दे सकते हैं, मतलब कि अगर डिमांड आएगी तो हम इस पर पार्ट 2 बनाएंगे। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। इस वीडियो में हम कारगिल को कैसे जीता गया इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या था थल सेना का विजय ऑपरेशन और वायुसेना का सफेद सागर ऑपरेशन और नौसेना का ऑपरेशन तलवार। इन तीनों ऑपरेशन के द्वारा किस तरह से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह पीछे हटने से मजबूर हो गया। 1998 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक परमाणु संपन्न देश थे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफी घातक हो सकते हैं। इसलिए इसको समझते हुए और काफी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए और एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 21 फरवरी 1999 को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बस से उतरे तो बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों ने कहा कि अतीत में हमने जितने भी युद्ध किए हैं उसे भुलाकर हम सब अब एक सह अस्तित्व पे आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही जल्दी मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे, इसमें बिना किसी देश को इंटरफेयर किए। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं जान रहा था कि ये 21 तोपों की जो सलामी दी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, ठीक 3 महीने बाद यानी मई में यही तोपें भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। लाहौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ये कह रहे थे कि हम उन्हें सैल्यूट नहीं करेंगे। भाई मत करिए ना तुम्हारे सैल्यूट के, हम लोग भूखे हैं। लेकिन ये जो था, ये आदमी इतना बड़का, ये इसको तो इसी के देश में फांसी की सजा हुई है। इसने खुद अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बन गया था वहां पे। तो ये इसने क्या किया, एक प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र, अल बद्र प्लान बनाया। और इसमें ना कई जनरल थे, 4-5 लोग, यही लोग मेन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो तो एकदम ये तो था ही भाई, ये जनरल ही थे परवेज मुशर्रफ। और यहाँ पे चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ थे अजीज खान, और यहाँ मेजर जनरल जावेद हसन। ऐसा कहा जाता है कि पूरा जावेद हसन ने ही रूपरेखा तैयार किया था। हालांकि इतने लोगों का योगदान था कारगिल में। ये लोग चाहते थे कि जो शिमला एग्रीमेंट के बाद ये हुआ था, हम लोग में एक आपसी सहमति थी कि करगिल का जो एरिया है वहाँ टेम्परेचर -30 -40 चला जाता है, इतना ठंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, अक्टूबर के बाद हम भी अपनी पोस्ट बंकर को छोड़ के चले जाते थे और पाकिस्तान भी चला जाता था। फिर हम लोग जाते थे मई जून के महीने में। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि 1999 में हम क्या करेंगे, अपनी जो जैसे भारत पीछे हटेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे और उल्टे अपनी फौज भेज देंगे, उन बंकरों में घुसा देंगे जो भारत खाली करके गया है, और उन्हें हम क्या करेंगे, पूरी हथियार सप्लाई A to Z दे देंगे। ये ऑपरेशन अल बद्र में चल रहा था। इसको आप मैथ से समझिए ध्यान से। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये आपका एक्चुअली POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग, ये जिला जो आता है वो कारगिल जिला आता है। एक्चुअली लड़ाई जो थी वो कारगिल जिले में थी, वो 4 सेक्टर में थी। उसको एक्चुअली जिला कारगिल होने की वजह से उसका नाम कारगिल दे दिया। देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, यहाँ से श्रीनगर से लेह तक एक सड़क जाता है 1A, नेशनल हाईवे 1A। अब पाकिस्तान का जो प्लानिंग क्या था कि ये हाईवे को हमको कैसे भी काट देना है। ये हाईवे काटने का 2 मकसद था। एक हाईवे को यहाँ से काट दीजिए और एक
ये एरिया से, ताकि यहाँ से कोई सियाचिन में ना जा सके। अगर सियाचिन का हाईवे कट जाएगा तो सियाचिन भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पहुँच नहीं है। अब बीच में इतने पहाड़ हैं कि नॉर्मल सड़क बनाई ना जा सकती है। तो इसलिए ऑपरेशन अल बद्र के द्वारा मुशर्रफ ये सोचे कि हम ये हाईवे को काट देंगे तो पाकिस्तान भारत बैकफुट पे आ जाएगा। और रियली भी थी। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये डॉटेड लाइन हमारी LAC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब ये जो सड़क जा रही है ये सड़क है हमारी श्रीनगर से लेह तक। अब यहाँ कारगिल देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब है। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये लोग 4 जगह से भारत में घुस गए। देखिए करगिल जो बोलते हैं, करगिल की लड़ाई करगिल जिला था, उसमें 4 जगह थे। जैसे आपके जिला में कैसे ब्लॉक या तहसील होते हैं, कई सारे होते हैं, तालुका टाइप का, उसे ही था करगिल जिला। इसमें 4 महत्वपूर्ण सब डिवीजन में लड़ाई चल रही थी। ये क्या किया, ये 4 जगह से घुसपैठ कर दिया। यहाँ पर 4 एरिया से घुसपैठ किया। सबसे पहला जो एरिया था मस्कोक एरिया था, ये मस्कोक एरिया में घुसपैठ कर दिया। उसके बाद जो एरिया था वो द्रास का एरिया था। सबसे भीषण जो लड़ाई हुई थी वो द्रास में हुई थी। इसी में तोलोलिंग, टाइगर हिल और 0.5140 इसमें सब आते थे सभी ये। तो ये वाला एरिया हो गया द्रास। और इसके बाद ये वाला एरिया हो गया काक्सर। काक्सर का एरिया जो था वो एक्चुअली बैकअप के लिए इन लोगों ने यूज किया था। और काक्सर के बाद ये बटालिक एरिया, बटालिक सबसे लास्ट में था। अब आप बताइए बटालिक क्यों किया गया था, क्योंकि बटालिक पे अगर कब्जा हो जाएगा तो हम सियाचिन नहीं जा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना ये चारों पॉइंट एक्चुअली कारगिल में आ रहे थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कारगिल का युद्ध। लेकिन कारगिल का युद्ध में जो सबसे भीषण एरिया जगह युद्ध हुआ था वो था द्रास में। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये लड़ाइयाँ कैसे कैसे हुई थी। देखिए ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर पशुपालन ज़्यादा होता है। तो एक याक पहाड़ी जीव होते हैं, पहाड़ी पशु है, तो याक चरा रहे थे लोग। तो ये तासी नाम दयाल नाम के एक व्यक्ति का याक खो गया था। वो उसे ढूंढने गया और दूरबीन में देखा तो उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग पत्थर को खोद रहे हैं और वहाँ छुपने की जगह बना रहे हैं, बंकर बना रहे हैं। और वो दाढ़ी वगैरह रखे तो समझ गया कि भाई ये पाकिस्तानी है। ये भागा भागा आया, आर्मी को बताया कि भाई वहाँ ऐसी ऐसी घुसपैठ हो रही है। तो आर्मी ने देखा तो भाई आर्मी को भी हलचल दिखाई दी, हेलीकॉप्टर से सर्वे लिखा गया तो भारत को भी पता चला कि भाई यहाँ पे घुसपैठ है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग मतलब होता है जांच के लिए, पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई 5 मई को। 5 मई को भेजा गया पेट्रोलिंग पार्टी में 4 से 5 जवानों को वहां पर घुसपैठी। चारों से एक्चुअली पहाड़ पे आप चढ़ रहे होते हैं, वहां पहले से वो छुप के बैठे होते हैं, तो वो आराम से आपके ऊपर शूट कर सकते हैं। हमारे सैनिकों को उन लोगों ने मार दिया, हमारे सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एकदम भयानक हो गया। ये 9 मई को सीधा हमारा कारगिल के जिला पर, अब जैसे कारगिल का कई एरिया है, जैसे मस्कोक है, द्रास है, बटालिक है, काक्सर है, तो ये 4-5 अलग है, छोटे छोटे डिवीजन है। लेकिन एकदम मेन जिला पे ही कारगिल जिला में आके पाकिस्तानी आर्मी का एक तोप का गोला गिरा और भारत का जो एमुनेशन डिपो था जहां गोला बारूद रखा था पूरा वही उड़ा दिया। और एक झटके में भारत को 127 करोड़ का लॉस हो गया। इन सब के होने के बाद भारत को लग रहा था कि ये मामूली घुसपैठी है, आतंकवादी हैं। लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होने लगा कि ये आतंकवादी नहीं है। इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तानी पिल्ले बैठे हुए हैं, उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान बैठे थे। उनके अंदर इतना तो कलेजा नहीं है कि सामने सामने लड़े। अरे साले मर्द की औलाद हो तो सीधा बोले रहते ना कि मत लौटो। हम लोग जब लौट गए थे ठंड में तो तुम आके वहां बैठ गए थे, उसके बाद वीर बन रहे हो। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप हमला करने जाते हैं तो माना जाता है कि आपकी फौज 3 गुनी होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन पहले से बैठा है। लेकिन पहाड़ी लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि नहीं, आपको 9 गुना लॉस होगा। एक तो आप चढ़ेंगे, आपको चढ़ाई में दौड़ नहीं सकते हैं खाली मैदान की तरह, और वो आराम से बैठा हुआ है पहाड़ में, हल्का सा एक मौका कर लेगा, बंदूक निकाल लेगा, आपको दिखेगा नहीं कहां से गोली आ रही है। अब भारत के सामने यही बड़ी समस्या थी, कैसे कैसे हमला किया जाएगा। तो ये टोटल का एरिया देखिए कारगिल है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे थे ये वाला एरिया जो है ये मस्कोक है, इसके बाद ये द्रास है। तो मेन जो झमेला था वही वो द्रास में था, क्योंकि द्रास जो है हाईवे के एकदम करीब में भी करीब का एरिया था, और यहाँ की जो पहाड़ियाँ थी वो काफ़ी ऊंची थी, जिससे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कौन जा रहा है आराम से देखा जा सकता था। पाकिस्तान इतना डोमिनेंस कर लिया था कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर आप एक स्कूटर नहीं ले जा सकते थे बिना उनके हिसाब से, क्योंकि वो आराम से गोली मार सकते थे, सर पे गोली मारते थे एकदम टीप के वो सब। तो भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, ये भारत की इंटेलिजेंस फेलियर थी, ये पूरी तरह से आके इन पहाड़ियों पर बैठ गए। अब ये जो आपका
द्रास का एरिया दिख रहा है, ये भले इतना छोटा यहाँ दिख रहा है, अब ये देखिए पूरा का पूरा एरिया द्रास है। अब भारत ने अपनी थल सेना का ऑपरेशन विजय चालू किया 19 मई को, ऑफिशियली इसी दिन से युद्ध स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि भैया एक टुकड़ी द्रास में भेजते हैं, कुछ यहाँ पे मॉस्को के एरिया में, यहाँ पे काक्सर में, और ये वाला एरिया जो आपका बटालिक है यहाँ पे भी भेजते हैं। भीषण लड़ाई हो गई आपकी द्रास में, चूंकि द्रास का एरिया बहुत ऊंचा पे था। अब यहाँ 3-4 ऐसे जगह थे जहाँ पे कब्जा करना जरूरी था, जैसे तोलोलिंग हो गया, टाइगर हिल हो गया, पॉइंट मतलब देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पहाड़ी भी हैं सब लाइन से, तो इसका अलग अलग नाम ना देके सेना के मानचित्र में उसका नाम दे दिया गया पॉइंट 5140, और एक और पॉइंट है पॉइंट 4590। ऐसे कई ठो पहाड़ियां हैं सब, और ये पूरा मिला देते हैं ना तो ये एरिया बनता है द्रास। अब इस द्रास के एरिया में युद्ध करना बड़ी भयानक था। इधर तोलोलिंग थी, तोलोलिंग के बाद यहाँ पर आपका मम था, फिर पॉइंट 5140 था। ऐसे करते करते इस एरिया तक पूरा जीत लेंगे तो लास्ट में पड़ता था टाइगर हिल। टाइगर हिल बहुत ही ज्यादा हाइट पर था और इन सब पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे सब, इतना भीषण एरिया में ये लोग आकर बैठ गए थे। अब भारत को नीचे से जाना था इस एरिया में। जनरल परवेज मुशर्रफ के प्लान के हिसाब से उन लोगों ने भारत के 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, बंकर बना लिए थे, और हर पोस्ट में उन्होंने भारी मात्रा में हैवी मशीन गन, मोटार, आर्टिलरी, पीछे से तोप का सपोर्ट, स्ट्रिंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल, हर तरह के मिसाइलों से लैस थे, और वो लगभग 1500 की संख्या में थे। समस्या ये थी कि यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो हमला कहां से कर रहे हैं। ये द्रास का सेक्टर अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है वो टाइगर हिल है, ये सबसे हाइट पे था इस एरिया में टाइगर हिल। लेकिन इसके इधर कई तो पॉइंट 5140 थी, यहाँ पर आपने सुना होगा विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर। तो ये लोग इस एरिया में ना जो हमारे राजपूताना राइफल थी, ग्रेनेडियर थी, जम्मू कश्मीर राइफल थे, जाट रेजिमेंट के सैनिक थे, गोरखा थे, कई सारे पूरी भारत के हर एरिया से फौज को लगाया गया था। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रेनेडियर थे, राजपूत राइफल थे और जम्मू कश्मीर राइफल के जवान थे। तो ये इस एरिया से गए, पहले ये लोग यहाँ से गए, तोलोलिंग पे कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद कई छोटे छोटे पॉइंट पर कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद सेकेंड हाइट पे जा था पॉइंट 5141 था, यहाँ कब्जा किया गया। यहाँ कब्जा के बाद आप देखिए यहाँ से सीधा टाइगर हिल यहाँ है, यहाँ पर हमला हो रहा था और ये ससुरे सब यहाँ से आर्टिलरी फायर कर रहे थे सब, तोप यहाँ से। सोचिए उनको कहाँ दिखेगा, और यहाँ एयरफोर्स भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन भारतीय जवान रुकने वाले कहाँ हैं ससुरे तुनाई। भारत माँ को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत के वीर सपूतों ने कभी भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटे हैं। भारतीय सैनिक जब पॉइंट 5141 पे कब्जा किए तो यहाँ से नीचे उतरते वक्त भी बहुत ज्यादा यहाँ से भीषण फायरिंग हो रही थी, यहीं पे बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए। फिर प्लान बनाया गया कि हम लोग इस डायरेक्शन से उतर के कुछ उस डायरेक्शन से, तीनों ओर से घेरा जाए हम लोग टाइगर हिल के ऊपर, तीन ओर से टाइगर हिल को घेर के, और फिर भारत ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया था। देखिए यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये आपको टाइगर हिल दिख रहा है। अब टाइगर हिल से इतना दूरी पे आप देखेंगे तो ये तोलोलिंग का एरिया, ये तोलोलिंग पहाड़ी है, ये टोटल एरिया जो है वो द्रास है। अब तोलोलिंग की जो पहाड़ी है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर लड़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो गया था तोलोलिंग पर। अब यहाँ तोलोलिंग पे तो पहले से तोलोलिंग पीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी पहले से बैठे थे, और जो हिंदुस्तानी फौज थी वो नीचे से आ रही थी। अब हिंदुस्तानी फौज नीचे से जब चढ़ रही थी तो ये जो पाकिस्तानी थे इस साइड में अपनी आर्टिलरी गन रखे थे, यहाँ से हमला कर देते थे। तोलोलिंग की ऊंचाई से ये पूरे एरिया पे डोमिनेट करते थे। ये एरिया नीचे होने की वजह से हम लोग जब द्रास से ऊपर चढ़ना चालू किए तोलोलिंग पे तो ये सीधा हमला कर देते थे। फिर भी भारतीय सूरवीरों ने किसी भी तरह इस मुश्किल चोटी के ऊपर चढ़ान किया। तोलोलिंग को जीतने के बाद इसके अगल बगल में देखेंगे तो कई सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग पॉइंट के नाम पे जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉइंट 5140। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां थी। इन पहाड़ियों को पार करने के बाद अब देखिए इतनी दुर्गम में पहाड़ियों में जा जाके लड़ाई लड़ना था, और दुश्मन यहाँ पर 100 से ज़्यादा पोस्ट बना के, बंकर बना के, वहाँ पर गुफा टाइप का उसमें छुपा हुआ था। हमारे सैनिकों को दिखता भी नहीं था स्पष्ट कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ये पार करके इस एरिया की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी टाइगर हिल। द्रास के तोलोलिंग और उसके छोटे पहाड़ियों पे जीतने के बाद अब इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं, ये टाइगर हिल। इसको फतह करना बहुत ही मुश्किल था। टाइगर हिल पे हमारे जो जम्मू कश्मीर राइफल, जो राजपूताना राइफल रही, हमारी जो ग्रेनेडियर्स, इनकी पोस्ट पहुंची फौज पूरी तरह से। अब ये इतना सीधा चढ़ाई पे, और यहाँ से ये लोग टोटल एरिया डोमिनेट कर रहे थे। इस वजह से इंडिया को जो थी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये पहाड़ पर वो पहले से छुपे हुए थे।
एक तो इतनी ऊंचाई थी। अब आप सोचिए जो कुतुब मीनार है वो 240 यानी लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर है, और ये लड़ाई चल रही थी 18,000 फीट। आप 250 फीट कुतुब मीनार चढ़िएगा तो थक जाते हैं, ये 18,000 फीट पर दुश्मनों का आमना सामना मुकाबला था। उसमें से चोट्टो पाकिस्तानियों की फौज पीछे से तोप से फायरिंग कर रही थी, इनडायरेक्टली मोटार तोप, हैवी मशीन गन इत्यादि से। और इनको छुपने में एक सहायता होती थी, क्योंकि रूल है कि जो ऊंचाई पर रहता है उन्हें युद्ध में ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए टाइगर हिल को तीन ओर से घेर लिया गया। तीनों ओर से घेरने के बाद जब टाइगर हिल पर कब्जा हुआ तो समझने लगा कि भैया द्रास का एरिया जो है ना अब पूरी तरह से इंडिया के डोमिनेंस में था। लेकिन बाकी बटालिक सेक्टर वगैरह में अभी भी घुसपैठ बनी हुई थी। लेकिन ये टाइगर हिल जीतने के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल भी टाइगर हिल से ज्यादा ऊंचा उठ गया था। करगिल की लड़ाई में सबसे निर्णायक अगर किसी हथियार ने अगर साथ दिया था तो वो बफोर्स तोप ने साथ दिया था। बफोर्स तोप ने इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया था कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये हमला हो रहा है। आर्टिलरी के जो तोपों थे उसे छुपाकर और इतना जोर से फायरिंग किया गया कि पाकिस्तानियों को संभलने का मौका नहीं मिला। और ये ज़रूरी भी था कुत्तों को अच्छे से धोना, ताकि उनको पता चले कि औकात से बढ़ के कोई काम नहीं करना चाहिए। जब धोया गया उनके पहाड़ियों पर जहाँ छुपे थे तो उनको भागने का मौका नहीं मिला, और उनकी लाशें इतनी बुरी तरह थी कि पाकिस्तान उन लाशों को लेने से मना कर दिया था। हमारी आर्टिलरी ने जो एक्यूरेट हमला जो करना चालू किया, ये बहुत ज़्यादा मदद किया भारतीय सेनाओं को वहाँ पर बढ़त बनाने के लिए। जबकि आपको याद होगा तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इनको बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे कि बफोर्स में घोटाला हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में जब बफोर्स अपने रियल मैदान में उतरा तो जितने विरोधी थे जो ये बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने घोटाला किया है, उन लोग का एकदम मुंह बंद हो गया, क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट निशाना मारता था, एकदम टीप के। और जबकि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता है मार कैसे रहा है। हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि तोप से कैसे निशाना बनाया जाता है। एक्चुअली उसके लिए 8 फिगर आर्टिलरी निकाली जाती है 4 फिगर के हिसाब से। तो वो 4 फिगर 8 फिगर के हिसाब से इसको निकाल के मारा जाता है। 40 किलोमीटर रेंज होता है। 40 किलोमीटर तो दिखता भी नहीं है, ये फिगर के हिसाब से मारा जाता है, नक्शा के हिसाब से। वैसे ही हमारे यहाँ राफेल खराब है, राफेल खराब है। अभी चाइना से युद्ध हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि राफेल क्या है। तो हमारे यहाँ ना देखिए भाई, किसी की भी सरकार रही, विपक्ष में बैठे हो तो मतलब सरकार को गरियाओ। एक तरह से कह लीजिए तो ये हमारे पॉलिटिक्स का एक परंपरा है कि विपक्ष में बैठे हो तो सरकार को गरियाओ। उस वक्त बफोर्स के लिए आप राजीव गांधी को गरिया रहे थे, अभी आप राफेल के लिए नरेंद्र मोदी को गरियाओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि गाली किसी एक पार्टी ने सुना है, यहाँ सब पार्टी गाली सुनती है, भले वो कुछ भी करे। आर्टिलरी गन के बाद वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर चालू कर दिया। 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले ही दिन यानी 27 मई को, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खराब दिन एक तरह से कह सकते हैं, तो क्योंकि यह इस वक्त भारतीय वायुसेना को कई सारे झटके लगे। उन्होंने अपना मिग 27 विमान को उड़ाया, जो वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में गया और इसमें टेक्निकली खराबी आ गई थी। ये हालांकि पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्हें मारकर गिरा दिया गया था। टेक्निकली खराबी आने की वजह से इसके जो पायलट थे नचिकेता, वो क्या किए, पैराशूट से ड्रॉप किए, और गलती से उनका पैराशूट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड गिर गया, पाकिस्तान साइड में। बाद में पाकिस्तान ने भारत के दबाव में लौटा दिया, जैसे अभिनंदन जी के साथ मामला हुआ था। लेकिन तब तक ये तो बात का मैटर है कि जब लौटाया था, लेकिन उस वक्त तो कुछ ही को पता ही नहीं चल रही थी 27 मई को कि कहाँ गए, इनका कोई रडार से सिग्नल भी गायब हो गया था। तो इनके पीछे निकले थे मिग 21 लेके अजय अहलुवालिया। अजय अहलुवालिया साहब गए थे सर्च करने के लिए, तो ये काफी लो हाइट से उड़ान भर रहे थे, क्योंकि इनको खोजना था अपने साथी नचिकेता का विमान। लेकिन इन्हीं पर तुरंत पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। अब सोचिए, किसी आतंकवादी के पास मिसाइल होता है, स्टिंगर मिसाइल। ये चोट्टा पाकिस्तानी था, दुनिया में कह रहा है कि मतलब हमारी फौज नहीं है। अरे हिजड़ो कहीं के, तुम्हारी फौज नहीं है। एक तो लड़का हमारे वीडियो पे कमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश भारत है। इस ससुरा पाकिस्तानिया ऐसा कमेंट करता, हमको तो हंसी ही नहीं छूट कर, हम रिप्लाई कौन सी करे, चोट्टा कहीं का, तू सबसे बड़का है, हम लोग को बोल रहा है। तो आतंकवादियों ने अजय अहलुवालिया के विमान पर स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। स्टिंगर मिसाइल से जब हमला किया तो ये इन्होंने सीट एजेक्शन का बटन दबाया। इसके बाद सीट एजेक्शन हो जाता है, हम राफेल के वीडियो में आपको सब समझा दिए थे। और उसके बाद जब ये पैराशूट से नीचे उतरे तो ये पाकिस्तानियों ने हैवी मशीन गन। सो गाइस, ये वीडियो थी कारगिल वॉर के बारे में, जो कि 1999 में हुई थी। और लिटरली कारगिल वॉर जो है, बेसिकली इसके बारे में मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, तो क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन हाँ, कारगिल वॉर को जितना खान सर ने बताया है, तो इसको सुनकर मुझे इतना आइडिया ज़रूर हो रहा है
कि जो कारगिल वॉर है बेसिकली ये जो पहाड़ों में हुई थी, बेसिकली कारगिल में हुई थी, तो ये बहुत मुश्किल एक वॉर थी जिसमें लोगों ने बहुत ही मेहनत से, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान की जो फौज है तो उन लोगों ने वॉर लड़ी है ये। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी है उनके लिए तो एडवांटेज था कि वो पहले से ही अपनी जगह पर आकर खड़े हुए थे, लेकिन इंडिया के लिए ये डिसएडवांटेज था कि पाकिस्तान मतलब कि पहले से ही अपनी, मतलब एक ऑपोजिट जो मतलब कि आप कह सकते हैं टीम है या फिर ऑपोजिट जो आर्मी है वो आपके सामने खड़ी हुई है और आप जो हैं आप मतलब कि अभी ऊपर जाएंगे, तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। तो इंडिया का इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ होगा, बहुत सारे लोग जो हैं आर्मी के, इंडिया के फौज के, तो वो मरे भी होंगे, मतलब शहीद हुए होंगे, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ होगा। लेकिन ये बड़ा डिसएडवांटेज था इंडिया के लिए कि इंडिया की जो फौज है उसके लिए कि इंडिया मतलब कि अभी ऊपर इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ों पे आना, मतलब कि हम तो चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, तो इंडियन आर्मी जो है मतलब कि उनको एक लोकेशन तक पहुंचने के लिए, अपने दुश्मन के सामने आने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, अपना झंडा जो है वहां पर लहराने के लिए किस तरह से वो ऊपर आए होंगे, मतलब कितना थक गए होंगे। और थकने के बाद जब पहाड़ों पे चढ़ो तो थक जाता है बंदा और उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये चीज़ तो मैंने देखी है। इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग जो है वो हार्ड होती है। और शायद ये जो, तो इन वॉर्स को देखने के बाद मुझे आइडिया हो रहा है कि इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है इनकी। और वैसे भी टॉप 5 में इंडियन आर्मी आती है, हाँ टॉप 5 में मतलब आती है, मेरे ख्याल से 3rd में आती है, 3rd नंबर पर। सो गाइस ये सारी चीज़ें हैं कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, इनके साथ मतलब इतनी ज़्यादा वॉक कराई जाती है, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर जो है वॉक करवाई जाती है। और मतलब सुबह 4 बजे से रात मतलब 2 बजे तक या 4 बजे तक की ट्रेनिंग होती है, कुछ इस तरह का। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसमें इनको 100 किलोमीटर्स जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइस ये वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आगे का पार्ट जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसका। सो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि मैं भी देखूँ कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस तरह की वीडियोस देखने में। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, ये वीडियो थी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।